नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन कर्नाटक सरकार अब कह रही है कि बिना रजिस्ट्रेशन हम इन्हें अपने राज्य में काम नहीं करने देंगे। तो क्या वास्तव में वो कोई ऐसा कानून बना सकती है, बनाएगी, उसका असर क्या होगा, या फिर ये केवल एक राजनीतिक बयान है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कानून अगर बन जाता है तो फिर आरएसएस के ऊपर, आरएसएस की गतिविधियों पर क्या फर्क पड़ेगा और क्या फिर दूसरे राज्य भी ऐसे कानून बनाएंगे। दरअसल पिछले दिनों हुआ क्या कि प्रियांक खरगे जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं और मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे भी हैं, उन्होंने कहा कि आरएसएस इतना बड़ा संगठन है, अपनी इतनी गतिविधियां संचालित करता है, वो आखिर अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराता है? और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो फिर बिना रजिस्ट्रेशन के उसकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, उसकी बाकी एक्टिविटीज हैं, उनके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सारी चीजें कैसे तय होंगी? और ये सारी चीजें अगर नहीं तय होंगी तो फिर हम आपको कैसे इतना बड़ा संगठन चलाने की अनुमति दे सकते हैं? बात तो सही है, सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर 100 साल हो गए आरएसएस की स्थापना के। अब तो 101 साल होने जा रहे हैं, यानी 1925 में बना था आरएसएस। तब से लेकर अब तक उसने अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? आरएसएस के सरसंघ चालक जो है, आरएसएस के प्रमुख जो हैं मोहन भागवत, वो कह रहे हैं कि 1925 में हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमने काम करने के लिए अपना ये संगठन बनाया था, तो हम उसी सरकार में इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराते? चलिए मान लेते हैं आपकी बात। आपने उस सरकार में तो नहीं कराया, लेकिन 1947 के बाद भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। देश में संविधान लागू होने के बाद भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो आखिर क्यों? और बिना रजिस्ट्रेशन के आपको काम करने की इतनी परमिशन मिलती कैसे गई? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो प्रियांक खरगे तो कह रहे हैं कि आपको हम बिना रजिस्ट्रेशन काम नहीं करने देंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि आरएसएस ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया क्यों नहीं? इसके पीछे बहुत से कारण। जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं तो आप तमाम गतिविधियों से, देश के तमाम कानूनी प्रक्रियाओं से आप अपने को मुक्त पाते हैं। अब एक यहां एक सवाल और आता है, उसका हम पहले जिक्र कर लें, फिर आते हैं आरएसएस ने रजिस्ट्रेशन कराया क्यों नहीं। कि देश का कानून क्या कहता है? क्या बिना कानून के, बिना रजिस्ट्रेशन के आप अपनी गतिविधियां संचालित कर सकते हैं? तो कहता है आरएसएस अपने को कि ये एक जो है, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये व्यक्तियों का एक समूह है। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों के लिए हम अपनी ये संस्था चलाते हैं और कुछ लोग हमको गुरुदक्षिणा देते हैं, जिनके जरिए हम इसकी फाइनेंशियल गतिविधियों को चलाते हैं। लेकिन आप इस तरह की सामाजिक संस्थाएं तो चला सकते हैं जिसमें आपको सरकार से कोई फंड नहीं लेना है, सरकार की कोई सहायता नहीं लेनी है, सरकार से कोई सुविधा नहीं लेनी है। लेकिन सवाल यह है कि लाखों सदस्यों वाला आरएसएस अपनी गतिविधियां भी संचालित करता है। यानी एक चीज यह है कि कानून के मुताबिक अगर आप जिस तरीके से अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या सरकार की कोई सुविधा नहीं ले रहे हैं, सरकार की कोई मदद नहीं ले रहे हैं, सरकार की आपको कोई जरूरत नहीं है? तो ऐसा नहीं, क्योंकि आरएसएस शाखाएं संचालित करता है, बहुत सारे कार्यक्रम करता है, उसमें पुलिस की भूमिका होती है, फंड भी वो लेता है। फंड चूंकि डायरेक्ट सरकार से भले न ले रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली मौजूदा सरकार से वो ले ही रहा है, पहले भी लेता रहा है। और दूसरी बात यह है कि इतने लोगों की गुरुदक्षिणा आ रही है, किस रूप में आ रही है, कैसा पैसा लोग दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, उसकी तो ऑडिट, उसकी जांच, उसकी पड़ताल होनी चाहिए। तो आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज आप संचालित कर रहे हैं तो बिना आपको रजिस्ट्रेशन कराए ये काम आप नहीं कर सकते हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। केवल आप व्यक्तियों का समूह है, शाखा संचालित कर ले रहे हैं, आपस में बातचीत कर ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह के और भी बहुत सारे संगठन हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जो धार्मिक संस्थान है, बहुत से अखाड़े जो होते हैं, जो कुंभ में दिखाई पड़ते हैं, अखाड़ों की भी जो गतिविधियां होती है, तो इन्होंने भी अपना कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। और भी बहुत सारे सामाजिक संगठन है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के चलना कोई अवैध नहीं है और इल्लीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। लेकिन इनके इतना बड़ा संगठन चल रहा है जहां पैसे का लेन देन भी हो रहा है, पैसे का वितरण भी हो रहा है। आपको पता है कि आरएसएस में बहुत सारे जो प्रचारक होते हैं, पूर्णकालिक प्रचारक होते हैं, उनको आरएसएस से पैसा भी मिलता है उनके महीने के जीवन निर्वहन के लिए।
तो ये सारी गतिविधियां अगर संचालित आप कर रहे हैं तो बिना रजिस्ट्रेशन आप कैसे कराएंगे? केवल आप इसको व्यक्तियों का समूह बताकर इसको खारिज आप नहीं कर सकते हैं कि हम ये बिना रजिस्ट्रेशन के हम चला रहे हैं इसको। दूसरी बात ये कि जो ये तर्क है कि आपने अंग्रेजों के समय ये स्थापित हुआ है और उस समय आपने नहीं कराया तो आज भी आप नहीं कराएंगे। अरे भाई, उस समय आपने नहीं कराया लेकिन उसके बाद से परिस्थितियां बहुत बदली हैं। लेकिन जानते हैं जो जेन्युइन कारण है, जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि आरएसएस की बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्शनेबल होती हैं, जो बहुत एक कह लीजिए कि आपत्तिजनक होती हैं। चाहे उनका जो एक शस्त्र प्रशिक्षण देते हैं और भी सारे काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन गतिविधियों की वजह से या फिर जब देश में कोई सांप्रदायिक हिंसा होती रही है, उनको फैलाने में भी आरएसएस का के ऊपर आरोप लगे कि उसका योगदान रहा है। तो आरएसएस का ये रहा कि वो इन चीजों में अगर कहीं से उसको शामिल कर दिया गया, उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन ले लिया गया, आपको पता ही है कि 3 बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगे हैं। गांधी जी की हत्या के बाद, उसके बाद इमरजेंसी में प्रतिबंध लगे हैं, उसके बाद फिर 92 में जब बाबरी ढांचा टूटा है उसके बाद प्रतिबंध लगे हैं। तो इन प्रतिबंधों का असर इस तरह, अच्छा उसको पता था कि वो जो कुछ काम कर रहा है उसका देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में उस पर इस तरह के प्रतिबंध लगने ही लगने हैं। तो प्रतिबंध का असर पूरे पूरे के पूरे संगठन पर ना पड़ने पाए, इसके लिए उसने ये काट निकाली कि आरएसएस के नाम से वो अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। लेकिन आरएसएस के तमाम आनुषंगिक संगठन हैं, यानी उसके सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके समानांतर चलने वाले पालित पोषित वो आरएसएस के जरिए ही है, लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटी अलग दिखाई जाती है। यहां तक कि जो आरएसएस के तमाम दफ्तर हैं उनके नाम भी अलग हैं और वो अपने नाम से रजिस्टर्ड है। यानी जो जिला इकाई इनकी होगी, प्रांत इकाई होगी, क्षेत्र इकाई होगी, उसका एक दफ्तर होगा, उसका एक नाम होगा, उसके नाम से वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा बहुत सारे जो संगठन, आनुषंगिक संगठन की जो हम बात कर रहे हैं, वनवासी संगठन है, इसके अलावा भारतीय किसान संघ है, विद्या भारती है, ये बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में उनके संगठन है और इन सब के रजिस्ट्रेशन है। इनके जरिए वहां पर पैसों का लेन देन होता है और वो सारी चीजें अपनी संस्थाएं संचालित करते हैं, गतिविधियां संचालित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आरएसएस मुख्य रूप से जो संस्था है, चूंकि नाम तो जुड़ा है इनका ही, और अगर इनका आरएसएस का ही नाम जुड़ा है और वही रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर बाकी संस्थाओं के रजिस्टर्ड होने से क्या फर्क पड़ता है? बाकी जो संस्थाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन है तो उनकी अपनी गतिविधियां अपने तरीके से संचालित हो रही हैं, उनका जो फंड आ रहा है वहां इस्तेमाल हो रहा है, वो अपनी जो संस्थाएं संचालित कर रही हैं वहां खर्च कर रही हैं, तो वो अपनी अलग चीजें हैं। विद्या भारती से जो पैसा आ रहा है तो वो आरएसएस को तो जा नहीं रहा है, या आरएसएस वहां अपना पैसा दे नहीं रहा है, लेकिन ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस में जो ये चंदा आता है, जिसको वो लोग गुरु दक्षिणा कहते हैं, और ये उनके कहा जाता है कि उनके आर्थिक सोर्स, ये सबसे बड़ा आर्थिक सोर्स है, जो रेवेन्यू जनरेशन का सबसे बड़ा सोर्स वो कहा जाता है। अभी सरकार बनने से पहले, सरकार बनने के बाद तो बहुत सारे सोर्स हो गए, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई का केशव कुंज जिसको कहते हैं, झंडेवालान में, बहुत सारे शहरों में आरएसएस के बड़े बड़े दफ्तर बन गए। ये कहां से बन गए? क्या ये सब उन्हीं आनुषंगिक संगठनों से है? और दूसरी बात ये कि आरएसएस के नाम से अगर कोई संगठन नहीं है, ये उसके आनुषंगिक संगठन है, तो फिर रजिस्ट्रेशन आप नहीं करा सकते, तो आप उनको फिर बंद कर दीजिए, आप इन्हीं आनुषंगिक संगठनों के जरिए आप उसको कराइए। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं कि आखिर ये क्यों नहीं करा रहा है। लेकिन इसका जो सबसे मजबूत मुद्दा ये है कि तमाम जो जिम्मेदारियां हैं, तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनसे बचा जा सके, और कभी अगर प्रतिबंध लगे भी तो फिर आरएसएस पर पूरे लगे। लेकिन एक बात और भी है, जब प्रतिबंध लगा था तो पूरे उनके आनुषंगिक संगठनों और सारी गतिविधियों पर लगा था। तो ऐसा नहीं है, वो आरएसएस से जुड़े ये सब है, ये सबको पता है, लेकिन आरएसएस ने अपना पंजीकरण नहीं कराया है। अब एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आरएसएस के जो कर्नाटक सरकार कानून बना देती है, ये केवल पॉलिटिकल गेम है या वास्तव में वो कानून बनाने जा रही है, तो अभी दोहराया कई बार प्रियांक खड़गे कह चुके हैं कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं कि आरएसएस जैसी, जो अपने को एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं, यानी सदस्यों का संघ कहते हैं, आम लोगों का संघ कहते हैं, अगर हम
उनको भी अगर इस तरीके की अपने गतिविधियां संचालित करनी है, लाखों लोगों को जोड़कर वहां अपने कार्यक्रम करने हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की भी कई बार जरूरत पड़ जाती है मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा पैसों का लेन देन हो रहा है, तो ये इस तरह से कोई संस्था अपने को संचालित नहीं कर पाएगी। सवाल यह है कि अगर ऐसा बना दिया गया कि आरएसएस के नाम पर, तब आरएसएस के नाम पर तो आप नहीं कर पाएंगे, आनुषंगिक संगठनों के नाम पर आप कर सकेंगे। और जो कानूनी जानकार हैं उनका यह कहना है कि अगर ऐसा बना दिया गया तो आरएसएस को या तो फिर कोई एक और आनुषंगिक संगठन बनाना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके नाम से ये आप अपनी गतिविधियों को संचालित करेंगे। दूसरी बात यह है कि या फिर आप आरएसएस को ही आपको पंजीकृत कराना पड़ेगा। जहां तक हमें लगता है कि अब इतने दिनों से नहीं पंजीकरण कराया आरएसएस ने, तो अब जब केंद्र में और सब ज्यादा से ज्यादा राज्यों में उसकी सरकारें हैं, उसके सहयोगी पार्टी की सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर वहां पर अब क्यों कराएगी, ये मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर कर्नाटक सरकार ने और उसके बाद दूसरी जो गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां इस तरह के कानून बना ही दिए गए, तब तो आपकी मजबूरी हो ही जाएगी कि आप संचालित कर रहे हैं आरएसएस के नाम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, या तो आप नाम बदलिए या तो फिर उसका पंजीकरण वहां पर कराइए। दूसरी बात यह कि खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, यानी जो गैर सरकारी संगठन है। अपने को एनजीओ नहीं कहता आरएसएस, वो कहता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो व्यक्तियों का समूह है। लेकिन एनजीओ है या क्या है, एनजीओ भी अगर है तो वो भी रजिस्टर्ड होते हैं। आपको पता है कि जो कानूनी व्यवस्था है, या तो संस्था के रूप में रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन होता है, एनजीओ के रूप में रजिस्ट्रेशन होता है। आरएसएस का इनमें से किसी भी रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसा कानून बनाया गया तो क्या आरएसएस के लिए मुश्किलें आ जाएंगी? निश्चित तौर पर मुश्किलें आ जाएंगी। उसकी जो ये हठधर्मिता है कि हम नहीं कराएंगे रजिस्ट्रेशन, या तो कराना पड़ेगा या तो फिर कोई एक और आनुषंगिक संगठन बनाना पड़ेगा जो आरएसएस का ही काम करेगा, उसी तरीके से करेगा, लेकिन वो रजिस्टर्ड होगा। तो अब देखते हैं क्या आरएसएस करता है। लेकिन इस जो प्रियंक खरगे का ये बयान है, प्रियंक खरगे ने जिस तरीके से कहा है कि कर्नाटक सरकार कानून बनाने जा रही है, उसके बाद तो अब आरएसएस के सामने एक बड़ी चुनौती है ही, और आरएसएस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि उसकी अपने एक कहा जाए कि एक छत्र राज्य जब भारत में वो कर रहा है, उस समय उसके पितृ संगठन, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है, बनी रहेगी इस पर नजर। और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।